नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हिंदी ग्रामर में हम एक नया टॉपिक शुरू करने की तरफ जा रहे हैं और उसका नाम है अव्यय। क्या नाम है? अव्यय। तो सभी विद्यार्थी टॉपिक का नाम लिख लो, अव्यय। और इसी को ही कहते हैं अविकारी शब्द। क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अव्यय में तो ये काम आएगा जो आएगा ही, और साथ ही में एक टॉपिक होता है वाक्य विचार। वाक्य में भी ये काम आता है। टॉपिक का नाम लिखा होगा आपने, अव्यय, और इसी को बोलते हैं अविकारी शब्द। क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। मुख्य रूप से ये जो क्लास ली जा रही है सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर है, और बाकी किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो सब में काम आएगा जब टॉपिक आ जाता है। तो जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप किसी भी भर्ती के अगर सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मतलब टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ना है। एक टॉपिक होता है हिंदी में जिसका नाम होता है शब्द विचार। क्या नाम होता है? शब्द विचार। उसी में से ये टॉपिक निकल कर आया है। कैसे निकल कर आया उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, बातें नहीं, वर्ण या अक्षर का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द। और शब्द विचार के अंतर्गत किसके ऊपर विचार करना होता है? शब्दों के ऊपर। और जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो इसका वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया जाता है। उसमें से एक आधार है इसका वर्गीकरण करने का, रूप के आधार पर शब्द। किसके आधार पर? और रूप के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी होते हैं। अविकारी का ही दूसरा नाम क्या मिलेगा आपको? अव्यय नाम मिलेगा। और एक शब्द होता है विकारक, जो विकार करने का काम करता है, परिवर्तन करने का काम करता है। इन विकारकों की वजह से जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उनको तो विकारी कहते हैं। और जिसमें परिवर्तन नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? अविकारी कहते हैं। विद्यार्थियों, क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है अपना, उसका नाम क्या है? अव्यय, अविकारी शब्द। तो इसके बारे में हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ऐसे शब्द जिनमें विकारकों के कारण कोई चेंज नहीं होता हो, विकारकों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता हो, तो उसे हम अव्यय कह सकते हैं। और ये विकारक कौन कौन से जो परिवर्तन करने का काम करते हैं? तो ये विद्यार्थियों मुख्य रूप से 6 है। एक तो लिंग है, एक वचन, एक कारक, एक काल, और एक वाच्य, और एक पुरुष। ये 6 टॉपिक है ना। इनकी वजह से जिनमें परिवर्तन हो जाता है उनको विकारी, जिनमें परिवर्तन नहीं होता उसको अविकारी कहते हैं। तो सबसे पहले आपने जो हेडिंग डाली है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द का पोस्टमार्टम करते हैं। अ प्लस विकारी। देखो, विकारी मतलब जिनमें परिवर्तन होता है, और अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं होता। मतलब विकारी नहीं है ये। कैसा? विकारी नहीं है, तो अविकारी हो गया। तो इसका टुकड़ा हो जाएगा अ प्लस विकारी। अ मतलब नहीं, अ मतलब क्या है? नहीं। विकारी मतलब जिनमें विकार हो जाता है उनको विकारी शब्द कहते हैं। और अव्यय शब्द का अगर टुकड़ा करते हैं तो इसका टुकड़ा क्या होता है? अधन वे। वे का मतलब खर्च से लिया गया। अ का मतलब नहीं। अ का मतलब किससे लिया गया? नहीं। जो खर्च नहीं होता उसको भी क्या कहते हैं हम? अव्यय। तो यानी कि अव्यय जो शब्द है ना, इसके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। एक से अधिक अर्थ कैसे? क्योंकि अव्यय एक टॉपिक का नाम भी होता है, और अव्यय उससे भी कहते हैं जो खर्च नहीं होता है। तो इसके एक से अधिक अर्थ निकल सकते हैं। तो मुख्य रूप से तो हमें टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक अपने जो सिलेबस में मुख्य रूप से दिया रहता है अव्यय, या फिर दिया रहता है अविकारी शब्द। तो इस सब टॉपिक को समझना है, शब्दों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि शब्द के अनुसार कई बार पूरा टॉपिक नहीं चलता है। तो आप लोगों ने लिखा है अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, लिख लिया ना। अब सबसे पहले इस शब्द को तोड़ो आप। अ प्लस विकारी, अ प्लस विकारी, तोड़ लिया। अ का मतलब नहीं। अ का मतलब क्या है? नहीं, नकारात्मक उपसर्ग है। अ एक उपसर्ग है। अ क्या है? उपसर्ग। अगर इस विकारी शब्द को भी हम तोड़ते हैं तो इसमें टूटता विद्यार्थियों विकार
धन ई, तो ई प्रत्यय है इसमें, ई क्या है? प्रत्यय। और विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो सबसे पहले तो इस पूरे शब्द का पोस्टमार्टम कर लो आप। अ मतलब तो नहीं, नहीं एक मतलब अ उपसर्ग है यहाँ पर, और विकार शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा, जब जाके क्या बना है? विकारी बना है, ध्यान रखना। और विकार का अर्थ लिख लो परिवर्तन। क्या लिख लो? परिवर्तन लिख लो विद्यार्थियों। अभी थोड़ी देर की बात है, सभी एडजस्ट कर लेना थोड़ा, ठीक है? और जरूरत पड़े तो उधर से कुर्सी ले लेना। सबसे पहले इस अविकारी शब्द को तोड़ना, आपको तोड़ लिया, अ प्लस विकारी कर लिया। अ क्या है यहाँ पर? उपसर्ग। अ क्या है? उपसर्ग। और इसका अर्थ क्या निकल रहा है? नहीं के संदर्भ में निकल रहा है। विकारी शब्द को टुकड़े करेंगे तो विकार प्लस ई हो जाएगा। विकार का मतलब क्या है? परिवर्तन। और ई क्या है यहाँ पर? एक प्रत्यय, ध्यान रखना। और अविकारी का ही दूसरा नाम क्या मिलता है आपको? अव्यय। अब अव्यय शब्द को तोड़ते हैं हम, तो अ प्लस वे टूटेगा, अ प्लस वे। और वे को भी तोड़ेंगे तो वी प्लस अय, वी प्लस अय हो जाएगा। तो यहाँ पे अ उपसर्ग है, अ का मतलब नहीं। यहाँ पे वी भी क्या है? उपसर्ग है। वी क्या है? यहाँ उपसर्ग है। तो दो उपसर्ग आ रहे हैं इसमें। अव्यय शब्द में कितने उपसर्ग है? दो। अव्यय शब्द में कौन सी संधि है? यण है। यण स्वर संधि का उदाहरण है। अव्यय शब्द किसका उदाहरण है? यण स्वर संधि का उदाहरण है। यहां तक लिख लिया? नहीं, प्रत्यय नहीं है। अरे भारती, नहीं नहीं, उपसर्ग नहीं कह सकते, प्रत्यय में ले जा सकते हैं इसको, शब्दांश है मतलब। और शब्दांश प्रत्यय में चल जाएगा, जो अंत में जुड़ रहा है वो प्रत्यय एक प्रकार से प्रत्यय की भांति प्रयुक्त हो रहा है, बिल्कुल जाएगा। यहां तक हो गया, पूरा शब्द का पोस्टमार्टम कर लिया हमने। अब देखो, रूप के आधार पर जब शब्दों को पढ़ेंगे तो ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, ये किस में जाता है? अविकारी में जाता है, यानी कि अव्यय में जाता है। तो इस शब्द का ही पूरा टुकड़ा कर लिया हमने, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब सबसे पहली बात लिखेंगे हम परिभाषा। तो अव्यय की परिभाषा लिखो आप। परिभाषा लिखो। ऐसे शब्द जिनमें विकार को, ऐसे शब्द जिनमें विकार को, और विकार को के ब्रैकेट में लिखना विद्यार्थियों, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष, ब्रैकेट बंद। ऐसे शब्द जिनमें विकार को, ब्रैकेट में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष के कारण परिवर्तन, ब्रैकेट में विकार नहीं होता हो, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। लिख लिया? नोट। अविकारी को ही अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्दों को ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब देखो, अविकारी हो चाहे अव्यय हो, कौन से स्तर के टॉपिक है ये सब? शब्द स्तर के टॉपिक है। किस स्तर के टॉपिक है? शब्द स्तर के। तो क्या लिखा आपने? अविकारी को ही अव्यय कहते हैं। और अव्यय को रेखांकित करना। लिखो, अव्यय शब्द का अर्थ वे न होना, वे न होना या खर्च न होना, यानी कि जिसका कभी वे नहीं होता उसे क्या कहते हैं हम? अव्यय कहते हैं। अब देखो, जो खर्च नहीं होता उससे इस टॉपिक का क्या वास्ता भाई? नहीं है ना? तो इसका मतलब तो यही है, जिनमें विकारकों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उससे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों का दूसरा नाम क्या मिलता है? अव्यय मिलता है। ठीक है, इतना समझ गए हम?
फिर बात करें इसके भेद या प्रकार की, भाई अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो अव्यय कभी कोई पूछ ले आपसे अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 4 बताने हैं। कितने बताने? लेकिन पढ़ने कितने होते हैं? 5 पढ़ने होते हैं। कौन से को लेकर विवाद है? निपात को लेकर विवाद है। किसको लेकर? निपात को। कुछ वैयाकरण मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन जो विद्यार्थी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको निपात पढ़ना ही पड़ेगा। अव्यय के भेद या प्रकार, अव्यय के भेद या प्रकार, अव्यय के भेद या प्रकार। लिखो 4/5। कितने होते हैं? 4/5 होते हैं। 4/5 होते हैं। लिख लिया? नोट, यदि परीक्षा में अकेला 4 आए, अकेला 4 आए तो 4 सही, और अकेला 5 आए तो 5 सही, अकेला 5 आए तो 5 सही। और यदि दोनों ही परीक्षा में आ जाए, दोनों ही परीक्षा में आ जाए तो 4 को प्रथम वरीयता देंगे। देखो मेरी बात सुनना, प्रश्न कैसे बनता है, एक क्वेश्चन बना देता हूं कि अविकारी या अव्यय होते हैं, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय के प्रकार होते हैं। प्रश्न ऐसे बनता है, अव्यय के प्रकार होते हैं। ए में देगा वो एक प्रकार, बी में देगा 2, सी में देगा 3, डी में देगा 4 प्रकार। ठीक है, क्वेश्चन सेम, विकल्प चेंज। ए में दे दे आपको 5 प्रकार के, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। बी में दे दे 6 प्रकार के, और सी में दे दे 7 प्रकार के, और डी में दे दे 8 प्रकार के। और एक और विकल्प चेंज कर दे, वो माना कि ऐसा विकल्प बना दे 3, 4, 5 और 6, ऐसे विकल्प आ सकते हैं ना। तो भाई अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अगर ऐसा विकल्प मिले तब बताओ राइट आंसर क्या जाएगा आपका? 4 जाएगा। चलो 4 कर देता हूं। और ऐसे विकल्प मिल जाए तो 5। और अब देखो ऐसा विकल्प है जिसमें 5 भी है और 4 भी है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम वरीयता किसको देंगे हम? 4 को देंगे। लिख लो इसको। लिख लिया? सबने लिख लिया? चलो कोई बात नहीं, मतलब जिसको नहीं लिखना मत लिखो, बाद में वीडियो देखकर लिख लेना ना। अब ये 4 और 5 भेद कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा लिखते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा समुच्चय बोधक। तीसरा चलेगा विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। चौथा संबंध बोधक। पांचवा
ये पांचों के नाम लिख लो। ध्यान रखना, ये जो निपात है ना, इसको कुछ वैयाकरण मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो चार चार कौन से जिसको मानते हैं? ये ऊपर के चारों, जैसे चार लिखे ना हमने, तो ऊपर चार का मतलब क्या है? ऊपर के चार, ध्यान रखना। और पांच का मतलब कौन से हो गए? ये पूरे पांच हो गए। निपात को लेकर विवाद है। सर हटेंगे, सर तो हट जाएंगे। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और निपात। तो जो इसको वेद नहीं मानते निपात को, इसके उदाहरण तो होंगे, तो इसके उदाहरण इनमें इनमें छुपे होंगे फिर कहीं कहीं। लिख लिया? अब आप में से कई विद्यार्थी एसआई की तैयारी कर रहे हैं। अब एसआई की तैयारी करने वालों को अगर टॉपिक टू टॉपिक चलना है तो कभी भी इसको नहीं पढ़ना आपको। किसको नहीं पढ़ना है? समुच्चय बोधक को नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि आपके सिलेबस में इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। वहां पे लिखा हुआ है अविकारी शब्द या अव्यय दोनों में से कुछ एक लिखा हुआ है, और उसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और निपात लिखा हुआ है। लेकिन देखो, निपात को भेद नहीं मानते, निपात को भेद नहीं मानते, लेकिन निपात आपके एसआई के सिलेबस में दे रखा है। तो इसका मतलब पूरा ही पढ़ लो फिर तो। इसको जैसे अगर माना कि मैं आपको अव्यय पढ़ा रहा हूं और अव्यय पढ़ाते पढ़ाते मूड खराब है, मूड खराब से तात्पर्य है क्योंकि जितने भी वैयाकरण है, प्रसिद्ध विद्वान है हिंदी के, उन्होंने कहा निपात अव्यय नहीं होता है, तो फिर हम कितने पढ़ेंगे? चार ही पढ़ेंगे ना। और आपके दो क्वेश्चन आएंगे इसके, कितने आएंगे? दो, 2 इंटू 2 4, 4 नंबर पीछे रह गए आप। कई बच्चे कहते हैं ना कोर्स कराओ, कोर्स में फिर ऐसे पीछे रहते हैं आप, तो कभी भी मेरे साथ कहना ही मत कर कोर्स के लिए। दूसरी बात, समुच्चय बोधक, आप कहोगे सर समुच्चय बोधक पढ़ाओ, मैं कहूँगा नहीं पढ़ाऊंगा। पूछो क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं है ना। पर आगे एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है वाक्य विचार। विद्यार्थी वाक्य विचार जब पढ़ते हैं हम, तो वाक्य को अलग अलग आधार पर पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, और रचना या संरचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। 3 प्रकार के वाक्य कौन कौन से? एक तो होता है सरल वाक्य। कौन सा? सरल। एक होता है संयुक्त वाक्य, और एक होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो अगर आप जीवन में संयुक्त और मिश्र का कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो कौन सा अव्यय पढ़ लेना? समुच्चय बोधक को ढंग से पढ़ लो और ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों की प्रैक्टिस कर लो, इसकी और इनकी दोनों की। जीवन में कभी आपका संयुक्त और मिश्र का सवाल गलत नहीं होगा। अब गलत क्यों होता है मैं बता रहा हूं ना, मुझे पता है बच्चों को दिक्कत आती है एक तो वाक्य विचार टॉपिक में, और एक आती अव्यय में। क्यों आती? क्योंकि उन्होंने अव्यय सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े आधे अधूरे, तो उनका पूरा कंसेप्ट क्लियर होता नहीं है, और उधर फिर वो वाक्य में भी दिक्कत आती है उनको। चलो कोई नहीं, पढ़ा देता हूँ सारे, एक एक को पढ़ेंगे हम सारे, है ना। लिख लिया ना आपने यहाँ तक? अब हेडिंग डालो आप, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, सुनना, रुको एक मिनट। क्रिया विशेषण हेडिंग तो डाल लो, समझो कुछ। देखो हम शब्द विचार टॉपिक पढ़ते हैं ना, ध्यान देना। तो एक तो शब्दों को पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी, 4 ही होते हैं। लेकिन इसमें एक अर्थ तत्सम भी पढ़ना पड़ता है। कौन सा? अर्थ तत्सम पढ़ना पड़ता है, और एक इसमें संकर भी होता है, उसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक रहता है। और एक पढ़ते हैं हम व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के। और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3। 3 कौन कौन से? रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं, और योग रूढ़ होते हैं। और योगी के अंतर्गत 4 टॉपिक आ जाते हैं। 4 टॉपिक कौन कौन से? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। आते कि नहीं आते? इसी प्रकार अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 होते हैं। ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता हो उनको एकार्थक, उनको क्या कहते हैं? और जिनके समान अर्थ निकलते हैं उनको समानार्थक, और जिनके एक दूसरे के विपरीत अर्थ निकलते हैं यानी विलोम शब्द, और जिनके कितने हो गए? एकार्थक हो गया, अनेकार्थक हो गया, जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो उसको क्या कहते हैं? अनेकार्थक कहते हैं। इसी प्रकार जब रूप के आधार पर शब्दों को पढ़ते हैं
रूप के आधार पर शब्द को पढ़ते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी होते हैं। और आपको पता है हम अविकारी पढ़ रहे हैं अभी, और अविकारी का दूसरा नाम क्या मिलेगा, अव्यय। और इसके अंतर्गत मैंने 5 टॉपिक लिखाए हैं आपको, लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ, लिखा दिया ना। तो अर्थात हम ये कह रहे हैं कि अविकारी में हम 5 टॉपिक पढ़ेंगे, कितने, 5। जैसे विकारी में 4 टॉपिक पढ़ते हैं ना हम, 4 कौन कौन से, एक तो संज्ञा पढ़ते हैं, और एक सर्वनाम पढ़ते हैं, और एक विशेषण पढ़ते हैं, और एक क्रिया पढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगर ये चारों टॉपिक आपको ढंग से आते हैं तो इधर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा विकारी शब्द किसको कहते हैं, जिनमें विकारकों के कारण परिवर्तन होता हो, इसके कारण विकारकों के कारण परिवर्तन होता हो। और ये विकारक हमने मुख्य रूप से आपको 6 लिखा रखे हैं, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष। इनकी वजह से जिनमें परिवर्तन हो जाता है उनको विकारी। तो 6 टॉपिक तो इनकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। दूसरी बात, ये 4 टॉपिक इनकी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके अगर आप अविकारी यानी कि अव्यय को पढ़ते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो फिर भी कोशिश करते हैं। अविकारी में टॉपिक कितने पढ़ने हैं अपने को, 5 टॉपिक पढ़ने हैं। अविकारी होते कितने, 4। कितने होते हैं, पढ़ेंगे कितने, 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहां से क्रिया विशेषण। कौन सा ले रहे हैं, क्रिया विशेषण। अब बच्चे क्या करते हैं, आधे बच्चे पूरे नहीं करते, एक तो उठा लेते हैं यहां से क्रिया, तो ये हो गया, और विशेषण ही हो गया, मतलब दोनों को मिला के इधर बोल देते हैं। नहीं, इधर भाई, इधर वाले तो विकारी शब्द है, इनमें तो परिवर्तन होता है, इन वालों में क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, तो दोनों में अंतर हो गया ना, फिर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, अब सभी ने क्रिया विशेषण लिख लिया आपने। अब मुझे बताओ संज्ञा किसे कहते हैं, मतलब इस संसार में जिसका भी कोई नाम है, जिसकी भी कोई पहचान है, किसी व्यक्ति, जगह, स्थान, प्राणी, जाति, भाव का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इतना कंसेप्ट क्लियर आपका, ओके। और इस संज्ञा को हटाकर संज्ञा के स्थान में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इतना भी पता है आपको, ओके। और संज्ञा और सर्वनाम दोनों की जो विशेषता बताने का काम करता है उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं, जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उससे क्या कहते हैं, क्रिया। अब क्रिया विशेषण किसे कहेंगे, मतलब ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो उनको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। देखो यहां विशेषण किसको कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको तो विशेषण कहते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण किससे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब बताओ मुझे, क्रिया विशेषण सीखने के लिए आपको विशेषण और क्रिया की नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और विशेषण कब समझ में आएगा, जब आपने संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने लग जाओगे तब। और ये कब समझ में आएंगे, सर्वनाम कब आएगा, जब संज्ञा आएगी, और संज्ञा कब आएगी, जब आप पढ़ेंगे तब। तो कुल मिला के बात यह है विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने आपको ये सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, और जिन विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाए हैं आप कोशिश करना जो भी अन्य स्रोत मेरे पास है उनसे पढ़कर आप इसको समझने की, फिर भी नहीं आता है तो दोबारा जब रिवीजन चलेगा अपना तब आपका कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्रिया विशेषण लिख लिया आप लोगों ने। अब लिखो इसमें परिभाषा, इसके अर्थ से पता लग रहा है वैसे तो, जो क्रिया की विशेषता बताते। रुकना, अब इसकी परिभाषा कौन बताएगा, सुनीता बता, कौन बताते हो क्रिया की विशेषता, कौन बताएगा, आई से अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो उसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। लिखिएगा, आई से अविकारी शब्द, ब्रैकेट में अव्यय, आई से अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। लिखो, ये क्रिया विशेषण के शब्द ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की समय, स्थान, परिमाण, रीति इत्यादि से संबंधित विशेषताएं बताते हैं।
परिमाण कौन कौन से लिखे आपने? परिणाम नहीं, परिमाण, परिमाण और रीति, ब्रैकेट में तरीका लिख सकते हो, ढंग लिख सकते हो, रीति इत्यादि से संबंधित विशेषता बताते हो, उन्हें उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब मैंने आपको दो प्रकार की परिभाषा लिखा दी इसकी, एक तो सामान्य परिभाषा लिखाई और एक थोड़ा डीप जाकर लिखाई, है ना। अब आपको कई चीजों की पहचान करनी आनी चाहिए। जैसे एक तो संज्ञा की पहचान आपको आनी चाहिए, एक सर्वनाम की पहचान करना आना चाहिए, तभी तो आप देखोगे ये विशेषण है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। ये तो विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है? विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? अविकारी के अंतर्गत आता है। यह अविकारी शब्द है, लिखो। नोट, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा पब्लिक सर्वनाम शब्दों की विशेषता, विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात अर्थात विशेषण एक विकारी शब्द है, अर्थात विशेषण एक विकारी शब्द है, एक विकारी शब्द है। जबकि क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। कैसा है? अविकारी शब्द है। समझ गए? दोनों में अंतर हो गया। अब देखो, राहुल बताएगा। परय विशेषण या अंतर विशेषण किसे कहते हैं? वेरी गुड। ये देखो, चतुर चालाक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उल्टे गुरुजी को फंसा देते हैं ना। चलो कोई नहीं। देखो, हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? परय विशेषण। और परय विशेषण का दूसरा नाम क्या मिलता है? अंतर विशेषण मिलता है। लेकिन और क्रिया विशेषण किससे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता है। और जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताएगा उसको क्या बोलेंगे? क्रिया परय विशेषण। क्या बोलते हैं उसे? क्रिया परय विशेषण। लिखो, दोनों फैक्टों को एक साथ लिखा देता हूं। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द जो विशेषण की, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता, विशेषण की भी लिख लेते,
ऐसे सुनो मेरे, ऐसे सब जो विशेषण की भी विशेषता बताते हो, भी निपात है विशेषण की भी विशेषता बताते हो, उन्हें परविशेषण, उन्हें परविशेषण ब्रैकेट में अंतर विशेषण, परविशेषण ब्रैकेट में अंतर विशेषण, परविशेषण ब्रैकेट में अंतर विशेषण कहते हैं, कहते हैं। लिख लिया? परविशेषण ब्रैकेट में अंतर विशेषण कहते हैं। वहीं वहीं ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हो, क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हो, उन्हें क्रिया प्रविशेषण कहते हैं, क्रिया प्रविशेषण कहते हैं। लिख लिया? ओके। अब मैं कुछ उदाहरण बोलूंगा, उसमें से जो बोलूंगा उतना आपको छांटना होगा ना। लिखते रहो आता। लाइन तो क्या छोड़ोगे, वैसे लिख लेना, एक एक लाइन छोड़ दो, या फिर आगे तीर का निशान लगा कर देना आपके हिसाब से। रमेश बहुत अच्छा दौड़ता है। लिख लो। लिख लिया? हाँ। रेणु, सबसे पहले हमने एक वाक्य लिखा, सीता बहुत खाती है, सीता बहुत खाती है। इसमें संज्ञा शब्द बताओ, सीता संज्ञा है। बहुत क्या है यहाँ पर? विशेषण। हाथी क्या है? हाथी या है? नहीं, दोनों ही या एक? दोनों क्रिया। नहीं, क्रिया ये क्रिया है कि ये क्रिया, बताओ कौन सी क्रिया है इसमें? घाती क्रिया है नहीं है? है नहीं है क्रिया, तो है क्या है? देखो ये क्रिया है और ये भी क्रिया है, अर्थात ये दोनों ही क्रिया है। कहने का मतलब ये मुख्य क्रिया है, वो सहायक क्रिया है। ओके। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, सीता बहुत खाती है,
तो खाती है क्रिया, क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पर? और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको उसको विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। और आपने क्या आंसर दिया है? विशेषण दिया, जो कि गलत हो गया ना? आते हुए भी गलत हो गया ना? तो ये क्रिया विशेषण होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? क्रिया विशेषण। ध्यान रखना, यहाँ जो बहुत शब्द आया है, बहुत शब्द विशेषण नहीं होकर क्या है? क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहा है। दूसरा वाक्य बोलो। रमेश अच्छा लड़का है। हाँ, पीछे उधर मनोज बता, क्रिया बता इसमें। क्रिया बता इसमें, क्रिया, क्रिया नहीं है। क्यों? है, था, थी, रमेश गया था, रमेश ने खाना खाया है, ये सारी सही क्रिया नहीं होती क्या? क्रिया तो है। कहाँ है? ये दिख नहीं रही क्या आपको? है क्रिया यहाँ पर? देखो, ये क्रिया तो है लेकिन अपूर्ण क्रिया है। कैसी क्रिया है ये? नहीं, सहायक नहीं बोलेंगे इसको, अपूर्ण क्रिया है ये। अपूर्ण क्रिया उसको ऐसी सहायक क्रिया है जो मुख्य क्रिया के अभाव में प्रयुक्त होती है, उनको सहायक क्रिया नहीं कहकर कभी कभी क्या कहते हैं? अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अपूर्ण क्रिया इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि ये अपना खुद का अर्थ प्रकट नहीं कर पा रही है। मुख्य क्रिया के अर्थ में, जैसे रमेश गया है, तो गया जो जाना क्रिया है ना, उसके साथ अगर है आ रहा है तब तो ये उसकी अर्थ प्रकट करने में मदद कर रही है, तब तो सहायक क्रिया के रूप में काम कर रही है। लेकिन यहाँ अपूर्ण क्रिया के रूप में काम कर रही है। अब मुझे बताइए, हाँ, मेरा जो क्वेश्चन वो तो बताया नहीं आपने। तो चलो, इसमें क्रिया है क्रिया, लेकिन अपूर्ण क्रिया है। अब मुझे बताइए आप, इसमें रमेश क्या है? संजय है? सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम नहीं है? कौन कह रहा है कि सर्वनाम नहीं है? या कौन कहता है कि सर्वनाम है? इसमें सर्वनाम नहीं है, कोई भी नहीं कह रहा सर्वनाम के पक्ष में। ठीक है, ये संजय है। हाँ, अच्छा एक शब्द है। अब ये जो अच्छा शब्द है, ये यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है या संजय सर्वनाम की विशेषता बता रहा है? संजय की विशेषता बता रहा है। तो अच्छा शब्द बताओ, क्रिया विशेषण में जाएगा, विशेषण में जाएगा? तो यहाँ पे अच्छा विशेषण है। अच्छा क्या है यहाँ पर? विशेषण है, ध्यान रखना। रमेश अच्छा दौड़ता है, तो दौड़ता है क्या है? क्रिया। अब यहाँ क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। हाँ, चल लक्ष्मी बहन जी बताइए। देखो, बहुत शब्द क्या है यहाँ पर? क्रिया विशेषण। वेरी गुड। हाँ, क्या नाम बहन जी आपका? नाम भूल गया मैं तो। सन्नू। चल बता सन्नू। हंस क्यों रहे हो? चल बता बहन जी सन्नू। ये जो बहुत शब्द है, ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया? विशेषण है। विशेषण है। हाँ भाई, कौन बताएगा क्या है ये? परविशेषण है। क्योंकि देखो, लड़का शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा, ये तो हो गया संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा। और अच्छा क्या है? विशेषण। और ये क्या हो जाएगा? परविशेषण हो जाएगा। परविशेषण का ही दूसरा नाम क्या मिलता है? अंतर विशेषण होता है। मैंने विशेषण टॉपिक में अच्छी तरह लिखाया था आपको, उसके बावजूद ये गलती कर रहे हैं आप। कब बोला वेरी गुड? अभी गलत पे वेरी गुड बोला मैंने आपको। हाँ, तो ये परविशेषण में जाएगा। परविशेषण का दूसरा नाम अंतर विशेषण मिलता है। ऐसे कितने विद्यार्थी जिन्होंने मेरे से विशेषण टॉपिक पढ़ा? दो, दो, तीन। हाँ बहन जी, ये जो परविशेषण को ये अंतर विशेषण कहते हैं, ये नाम किसने दिया था? और गुरु कामता प्रसाद विकल्प में ना हो तो दूसरा विकल्प देखेंगे। आचार्य भी तो हो सकता है, वैयाकरण भी हो सकता है। चलो ये बताओ, रमेश बहुत अच्छा दौड़ता है, क्या नाम है इसका? रश्मि।
क्रिया बताओ, मतलब दौड़ता है ये क्रिया, ओके। हम्म। अच्छा क्या है यहाँ पर? है विशेषण या क्रिया विशेषण या प्रविशेषण, अंतर विशेषण, क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। ये अव्यय है। आप बोलते हो ना सर अव्यय क्या होते हैं, तो यही अव्यय होते हैं। अच्छा, बुरा, भला, ये सब किस में जाएंगे? इसमें चले जाएंगे। बहुत क्या है? क्रिया प्रविशेषण। रमेश क्या है यहाँ पर? संजय है। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हाँ राहुल बता, ये जो रमेश शब्द है ना, ये संजय शब्द है कि पद है? शब्द है, पद नहीं। हाँ रोहन, यहाँ पे जो रमेश शब्द लिखा है हमने, ये रमेश शब्द लिखा है, ये शब्द है कि पद है? पद है। पद क्यों? पद है तो क्यों है, शब्द है तो क्यों नहीं है? हाँ भाई बताओ। श- शब्द है कि पद? रुक जा। हाँ हर्ष बता। हाँ बहन जी बताओ। चारों बहन जी बताओ, बीच वाली। ये जो यहाँ पे रमेश लिखा ना आपने, ये संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? कितने टाइप की होती है संज्ञा? है कितने प्रकार की होती है संज्ञा? संज्ञा के भेद कितने होते हैं? हैं नहीं पता? हाँ पीछे दोनों बताओ, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद, भाई देखो मेरी बात सुन लीजिए। जिनको भी दिक्कत आ रही ना, यूट्यूब पर जाना, वेदांत क्लासेस अजमेर का यूट्यूब चैनल सर्च करना, और उस पर जाकर हिंदी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, बिल्कुल एक नंबर से लेकर सारे वीडियो देखना चालू कर दो। उसमें तो आपका फायदा है, बाकी नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि आप सोचोगे यहाँ आगे डायरेक्ट आते हिंदी सीख जाओगे, नहीं सीखोगे, साहब कह रहा हूँ। जब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ आप पीछे का भूलते जा रहे हो, क्या मतलब उसका पढ़ाने का? और आपको पता है वापस एक टॉपिक पर जिस टॉपिक से हम शुरू करते हैं और उस टॉपिक पर वापस जाने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो कम से कम जो चीजें पढ़ा दी उनको तो पढ़ते रहो आप बार बार। नहीं गलत बात। चलो देखो भाई, ये जो रमेश है ना, शब्द होता है, वैसे तो क्या होता है? शब्द। और किसी शब्द के साथ कोई कारक चिन्ह जुड़ जाए या उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, तो उसको शब्द नहीं कहकर हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें आप सभी। चलो ये तो एक बेसिक जानकारी थी, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब आगे हम जो क्रिया विशेषण है उसके भेद देख लेते हैं, तो लिखो आगे। क्रिया विशेषण के भेद या प्रकार। क्रिया विशेषण के भेद या प्रकार। क्रिया विशेषण के भेद या प्रकार लिखो। क्रिया विशेषण को या क्रिया विशेषण के अलग अलग आधार पर क्रिया विशेषण के अलग अलग आधार पर भेद किए जा सकते हैं या भेद किए जाते हैं। आपको जैसे लिखा रहा हूं वैसे लिख लो आप, तो कोई बात नहीं, चार्ट नहीं बनाना अभी आपको। पहला लिखो प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। दूसरा आधार लिखो विद्यार्थियों, रूप के आधार पर। दूसरा कौन सा है? रूप के
आधार पर। किसके आधार पर? रूप के आधार पर। रूप के आधार पर 3 होते हैं, लिखना नहीं है। मूल, यौगिक और कारण बोधक या स्थानीय बोधक। तीसरा आधार लिखो, अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। और इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, इस आधार को पढ़ना है मतलब आप, अर्थ के आधार पर। लिख लिया? और अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। 4 देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो काल के आधार, नहीं सॉरी, कालबोधक। कौन से होते हैं? कालबोधक। एक होते हैं स्थान बोधक, और एक होते हैं परिमाण बोधक, और एक होते हैं रीति बोधक। काल बोधक, स्थान बोधक, परिमाण बोधक और रीति बोधक। अब इस चार्ट को बना सकते हो। देखो आपने लिखा है कि भाई जो क्रिया विशेषण है इसको हम अलग अलग आधारों पर पढ़ते हैं। अलग अलग आधार कौन कौन से? प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर कौन कौन से हो जाएंगे? अब देखो इसका पूरा नाम क्या होगा? साधारण क्रिया विशेषण अविकारी शब्द यानी कि अव्यय, ऐसा पूरा नाम होगा इसका। इसका कौन सा होगा? संयोजक क्रिया विशेषण अविकारी शब्द ब्रैकेट में अव्यय, इसका अनुबंध। और रूप के आधार पर कौन कौन से होते हैं? मूल, यौगिक और कारण या स्थानीय। स्थानीय कर लो इसको, स्थानीय। और अर्थ के आधार पर काल बोधक, स्थान बोधक और परिमाण बोधक और रीति बोधक। पिछली बार मैंने चार्ट बनवाया था कि इसका, वो बड़ा बड़ा सा चार्ट बनाया था। कोई नहीं, अलग से बनवा देंगे चार्ट बाद में। आप खुद ही बना लेना, जब सारे कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद में चार्ट बना लेना। ठीक। एक बैच था विद्यार्थी, उसमें शानदार चार्ट बनाया था इसका। और उसमें से वो विद्यार्थी भी काफ़ी इंटरेस्ट लेने वाले विद्यार्थी थे। उन्होंने अलग अलग कलर में सारे इसके भेद करके एक बड़ा सा चार्ट बना के मुझे गिफ्ट भी दिया था, और मैंने चिपकाया भी था, कोई इनको ले गया उतार के। हाँ, देने वाले भी विद्यार्थी, ले जाने वाले भी विद्यार्थी थे। देखते हैं इस बैच में कौन देता है बनाकर। ले जाने वालों का तो पता चल जाएगा, अब की बार कैमरे लगे हुए हैं। पूरा पता है बच्चों को। पहले देखते हैं बेटा कैमरा किधर लगा हुआ है, किधर कहाँ तक कवर करता है, फिर धीरे से प्लानिंग करते हैं कब लाइट गई है। हाँ, बना लो चार्ट को, बना लो। बना लिया सबने? लिख लिया? और इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है भाई? अर्थ के आधार पे। तो सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट को ही पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालो, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। हेडिंग डालो। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। और इसमें कौन कौन से लिखे आपने?
काल बोधक, स्थान बोधक और परिमाण बोधक और रीति बोधक। ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर हम बात करें क्रिया विशेषण का काम क्या, क्रिया की विशेषता बताना। अगर उसकी काल मतलब समय से संबंधित विशेषता बताई जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, काल बोधक। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो क्रिया से प्रश्न करेंगे, कब, क्या प्रश्न करेंगे, कब। और कब प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, काल बोधक क्रिया विशेषण होगा। स्थान, क्रिया से प्रश्न करेंगे हम कहां, देखो मेरी बात सुनो, कहां किधर भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे क्रिया विशेषण के शब्द जो क्रिया की स्थान से संबंधित, लोकेशन से रिलेटेड विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलेंगे, स्थान बोधक। और अगर क्रिया की नाप तोल से संबंधित विशेषता बताते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, परिमाण बोधक। और जो उदाहरण इन तीनों में नहीं जाते वो सारे उदाहरण किस में चल जाएंगे, रीति बोधक। तो रीति में तो हम क्रिया से प्रश्न करेंगे कैसे, क्या करेंगे, कैसे। और इसमें प्रश्न करेंगे कितना, कितना खाता है, बहुत खाता है। और स्थान का पता करने के लिए कहां और किधर प्रश्न करेंगे। और काल समय का पता करने के लिए क्या करेंगे, कब प्रश्न करेंगे। तो आप सबसे पहले लिखो इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण, एक एक को पढ़ेंगे ना। कालवाचक, काल बोधक भी लिख सकते हो, बात एक ही है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं ना हम, उसमें से पहला कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। लिखो क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द जो क्रिया की काल ब्रैकेट में समय से संबंधित विशेषता बताते हो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक काम करेंगे विद्यार्थियों, जो क्रिया विशेषण को अर्थ के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, काल बोधक, स्थान बोधक, परिमाण और रीति बोधक, इन चारों को एक साथ पढ़ लेंगे, चारों की पहचान, और फिर चारों को उदाहरण एक साथ लिखा देंगे। अगर आप छाट लोगे तो क्लियर हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। लिखो, मतलब काल से संबंधित यानी समय से संबंधित विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, काल बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। नोट, क्रिया से कब प्रश्न करने पर निम्नलिखित शब्द मिलते हैं, निम्नलिखित शब्द मिलते हैं तो वह काल बोधक होते हैं, काल बोधक होते हैं। जैसे सुबह, शाम, कल, मतलब क्रिया से प्रश्न करेंगे। जैसे मेरी बात सुनो, रमेश परसों आएगा, रमेश परसों आएगा, तो आएगा क्या है, क्रिया, क्रिया से प्रश्न करो कब आएगा, परसों क्या हो गया, यहाँ पे अव्यय हो गया, अव्यय में कौन सा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में अर्थ के आधार पर कौन सा, काल, स्थान, परिमाण या रीति बताओ। काल में जाएगा ना सौतई, तो परसों, अभी, दिन, रात, सायकाल, मध्य रात्रि, रोज, अब, जब, अब, जब, कब, फिर, परसों, नरसों, तुरंत, जल्दी,
आजकल, आजकल, सदा, हमेशा, निरंतर, लगातार, सदैव, ये सब कालबोधक की पहचान है, ध्यान रखना। ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। दिन भर, रात भर, नित्य, प्रतिदिन, प्रतिदिन, और लिखो अक्सर। हाँ, अक्सर इस दुनिया में, गाना है ना एक, लिखो बारंबार, बहुधा, हर रोज, कई बार, हर बार, ये सब पहचान है इसके, है ना। अब देखो विद्यार्थियों, लास्ट आपका जो भी लेवल की, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, हाईएस्ट जो भी लेवल है, उसमें इतना ही पूछा जाता है, काल बोधक, स्थान बोधक, परिमाण बोधक और रीति बोधक। लेकिन कभी इन फ्यूचर आपको पढ़ाने की आवश्यकता पड़े, या सीताराम जैसा कोई स्टूडेंट आ जाए तुम्हारे सामने, तो उसको संतुष्ट करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि काल बोधक के भी उपभेद होते हैं, जैसे समय बोधक, या काल बिंदु बोधक, अवधि बोधक, बारंबार बोधक और पौने पुण्य बोधक। एक नोट डाल के लिखो, काल बोधक के भी उपभेद होते हैं। आपने लिखा ना, पहला 1 नंबर का काल बोधक लिखा है। काल बोधक को, ये क्या, काल बोधक के भी उपभेद हो सकते हैं, जैसे समयवाचक, समयवाचक, 1 नंबर लिख लेना, समयवाचक लिख लिया। और समयवाचक के ब्रैकेट में लिख लेना बिंदु, नहीं सॉरी, काल बिंदु बोधक, काल बिंदु बोधक, काल बिंदु बोधक, लिख लिया। दूसरा लिखो अवधि बोधक, अवधि में छोटा ही आता है, ध्यान रखना। और कई बार जैसे हम अवधि और अवधि शब्द पढ़ते हैं और वहां पर लिखाते हैं अवधि का मतलब आप समय समझे, क्या समझे, केवल समय, अवधि, अवधि बोधक, 2 हो गए। तीसरा लिख लो बारंबार बोधक, बारंबार बोधक। और तीसरा लिख लो, सॉरी तीसरा ही तो लिखा आपने, बारंबार बोधक, इसका दूसरा नाम पौने पुण्य बोधक, पौने पुण्य बोधक। लिख लिया विद्यार्थियों? तो बताओ मुझे, काल बोधक की पहचान में आपने क्या लिखा, या काल बोधक किसे कहते हैं? सामान्यतः एक परिभाषा याद रखनी है। परिभाषा क्या है, याद रखनी है कि ऐसे शब्द, अब वो अविकारी वगैरह उनको छोड़ दो, ऐसे शब्द जो काल से संबंधित, ब्रैकेट में समय से रिलेटेड जो बोध कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं, काल बोधक कहते हैं। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो वाक्य की क्रिया को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? क्रिया। लेकिन क्रिया की नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना, कि वाक्य में क्रिया कौन है। जैसे मैं बता रहा था रमेश विद्यालय गया, तो कई विद्यार्थी कह रहे थे रमेश क्रिया साहब, फिर आप रमेश को पकड़ के करते रहो क्रिया, कब कब रमेश हैं, यही तो करोगे, तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा ना। इसलिए क्रिया की नॉलेज पहले रखो आप। क्रिया विशेषण पूरा ही देखो किसके ऊपर टिका हुआ, क्रिया के ऊपर टिका हुआ है। और विशेषण का मतलब विशेषता बताना चाहिए, यानी आपने जो विकारी शब्दों में विशेषण पढ़ा उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए आपको। और विशेषण का मतलब है संज्ञा और सर्वनाम दोनों की नॉलेज होना, तब जाके विशेषण का कंसेप्ट क्लियर होता है। चलो जो भी है, तो काल से संबंधित विशेषता बताएगा। फिर समझ में नहीं आता तो क्रिया से प्रश्न करना कब, और कब प्रश्न करने पे उत्तर में क्या मिलेगा आपको, सुबह शाम कल परसों तरसों नरसों, जो बारंबार जो भी मैंने सारी पहचान लिखाई है वो सारी पहचान इसमें मिल जाएगी। ठीक है। फिर भी ध्यान रखना कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जो बिल्कुल आसन्न होते हैं, मतलब कभी कभी वो इसमें भी जाते हैं इसमें भी जाते हैं, तो वहां विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने 4 विकल्प कौन से दिए। कई एग्जाम में तो ऐसे सवाल आता है कि क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। बताओ क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, बताओ। क्रिया विशेषण के भेद होते हैं
हाँ बिल्कुल राइट बात। क्रिया विशेषण के भेद अलग अलग आधार पे किए जाते हैं साहब। अलग अलग आधार कौन से? प्रयोग के आधार पे 3 होते हैं, रूप के आधार पे 3 होते हैं, और अर्थ के आधार पे 4 होते हैं। लेकिन एग्जामिनर है दे देता है कई बार, उसका मतलब क्या समझता है? वो 2 को मानता नहीं, केवल इसको ही मानता है। इसको किसको? अर्थ के आधार पर। तो ऐसी स्थिति में हमें 4 आंसर करना होता है। देखो ये हो गया अपना। दूसरा लिखो स्थान बोधक क्रिया विशेषण। दूसरा स्थान बोधक क्या आएगा? हाँ सीताराम, स्थान बोधक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? स्थान से संबंधित विशेषता बताते हो, लिखो। क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द, क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द जो क्रिया की स्थान ऑब्लिक दिशा से संबंधित विशेषता बताते हो, उन्हें स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। है? वापस बोलूं? ऐसे क्रिया विशेषण के शब्द जो क्रिया की स्थान ऑब्लिक दिशा से संबंधित विशेषता बताते हैं, उन्हें स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। लिख लिया? पहचान लिखो या नोट डाल लीजिए, नोट नोट। अब बताओ यहां पे क्रिया से कौन सा प्रश्न करोगे आप? कहां या किधर? कहां या किधर? लिखो, नोट डालिएगा। क्रिया से कहां ऑब्लिक किधर प्रश्न करने पर एक मिनट, वहां पर नोट डाल के क्या लिखा था आपने? नहीं वहां पर कब में क्या लिखा था, कब वाले में? अच्छा ठीक है, लिखो। क्रिया से कहां ऑब्लिक किधर प्रश्न करने पर निम्नलिखित शब्द मिलते हैं, निम्नलिखित शब्द मिलते हैं, तो वहां पर स्थान बोधक क्रिया विशेषण होता है। स्थान बोधक क्रिया विशेषण होता है। जैसे देखो उत्तर में क्या क्या मिलेगा आपको, यहां, वहां, इधर, उधर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, दाएं, बाएं, दूर, बगल, पास, अन्यत्र, सर्वत्र, एक तरफ, दूसरी तरफ, इस ओर, उस ओर, आर पार, डॉट डॉट कर देना, और भी हो सकता है इनके अलावा। अगर ये सारे शब्द आपको कहां और किधर प्रश्न करने पे उत्तर मिलता है, तो वो कौन सा होगा? स्थान बोधक क्रिया विशेषण होगा।
और फिर भी समझ में नहीं आए तो स्थान से संबंधित विशेषता बताए गए। और इसके भी उपभेद हो सकते हैं। उपभेद कौन कौन से? एक तो स्थिति बोधक होता है, कौन सा? स्थिति बोधक। और एक होता है दिशा बोधक। जैसे आपने इसके 3 उपभेद किए ना, समय वाचक या काल बिंदु बोधक, अवधि बोधक, बारंबारता बोधक या पौनः पुण्य बोधक, इसी प्रकार इसके भी उपभेद किए जा सकते हैं। तो ऐसे लिखो, स्थान बोधक के भी उपभेद होते हैं, नोट डाल के। स्थान बोधक के भी उपभेद हो सकते हैं। स्थान बोधक के भी उपभेद हो सकते हैं। पहला स्थिति बोधक, दूसरा दिशा बोधक। दिशा बोधक देखो वो विशेषण अलग है, वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। हाँ वो स्थिति वाले में चल जाएंगे ना, दिशा वाले चारे जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ क्योंकि देखो आपने कहा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहते ही वो टॉपिक ही चेंज है, वो तो होता है। वो देखो विशेषण का काम क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। और क्रिया विशेषण का काम क्या है? क्रिया की विशेषता बताना। ये थोड़ा सा माइंड में देख आपको बिठा के रखना है। लिख लिए दोनों? अब तीसरा लिखो आप, अलग से जो भेद है वो कौन सा है बताओ? परिमाण बोधक। आप ये तीसरा भेद इसका मत मान लेना, क्योंकि 1 और 2 लिखा होगा आपने, तीसरा उसको कर दो आप। अभी तक हम 2 पढ़ चुके हैं, काल बोधक और स्थान बोधक। अब पढ़ेंगे हम परिमाण बोधक। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। चलो इसका पूरा नाम बताओ एक बार। दिशा बोधक, स्थान बोधक, या फिर एक काम करते हैं इसको दिशावाचक बोलते हैं। दिशावाचक, स्थान बोधक, क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द, ब्रैकेट में अव्यय। इतना बड़ा नाम हो जाएगा उसका। एड्रेस है, लिखो परिमाण बोधक। इतना डीप पर्सन नहीं बनता, नॉर्मल सवाल बनता है। जितना आपको मैं लिखा रहा हूं उतना पढ़ लो, बहुत है। परिमाणवाचक विशेषण लिख लिया? लिखो, देखो क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द, क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द जो क्रिया की परिमाण ब्रैकेट में मापतोल से संबंधित विशेषता बताते हो, उन्हें परिमाणवाचक या परिमाण बोधक, जो भी लिखा आपने, उन्हें परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। लिख लिया? पहचान या नोट लिख लीजिए आप। अब बताओ, परिमाण बोधक को पहचानने के लिए क्रिया से क्या प्रश्न करोगे? कितना? लिखो, क्रिया से कितना प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, जो उत्तर प्राप्त होता है वह संभवतः परिमाण बोधक क्रिया विशेषण होता है। लिखो, उत्तर में निम्नलिखित शब्द प्राप्त होते हैं। उत्तर में निम्नलिखित शब्द प्राप्त होते हैं। जैसे बहुत, अधिक, बड़ा, खूब, पूर्णतः,
अति, बिल्कुल, निपट, अधिकता का बोध कराता, निपट भी ध्यान रखना, अत्यंत, अतिशय, बड़ा चढ़ा कर ना, थोड़ा, कम, जरा, होता है ना जरा का मतलब थोड़ा, जरा हटना, सीता जरा हटना मतलब थोड़ा हटना। लिखो, कुछ, किंचित, किंचित होता है ना, किंचित मतलब थोड़ा ही होता है। केवल, केवल, सिर्फ, बस, पर्याप्त, काफी, ठीक, से अधिक, से कम, इतना, बढ़कर, जितना, उतना, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी से, बारी बारी से, एक एक करके, यथा क्रम, तिल तिल, क्रम क्रम से, लिखो, परिमाण बोधक के भी उपभेद होते हैं, नोट डाल के, परिमाण बोधक के भी उपभेद हो सकते हैं, परिमाण बोधक के भी उपभेद हो सकते हैं। लिख लिया? पहला, अधिकता बोधक, पहला कौन सा लिखा है? अधिकता बोधक। दूसरा, न्यूनता बोधक। तीसरा, पर्याप्त बोधक। चौथा, तुलना बोधक। पांचवा, श्रेणी बोधक, श्रेणी बोधक। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, अगला कौन सा बचा चौथा नंबर का? रीतिवाचक क्रिया विषय। अब देखो कई जगह आप वाचक लिख रहे हो और कई जगह बोधक लिख रहे हो, बात एक ही है, कोई टेंशन नहीं लेनी इसकी, है ना। अगला लिखो आप चौथा, क्रिया विशेषण का चौथा भेद। मैंने कहा ना क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं अर्थ के आधार पे, कौन कौन से? रीति बोधक, परिमाण बोधक, स्थान बोधक और काल बोधक। तो अब इसको पढ़ेंगे हम रीति बोधक को। अगला कौन सा आएगा चौथा नंबर का? रीति बोधक क्रिया विशेषण। ये जो 4 भेद किए हमने किसके आधार पर किए? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर किए हैं। अब देखो, एक तो इसमें ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने का ढंग या तरीका का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं? रीति बोधक। क्योंकि रीति का मतलब ढंग या तरीका होता है, पहली बात तो ये याद रखना। उसके बाद में ध्यान रखना कि क्रिया से प्रश्न क्या करोगे, कैसे, और जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा? रीति बोधक। फिर भी अगर कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है और ये तीनों में आपको लग गया कि कोई सा भी कोई सेंटेंस है ना तो इसमें सेट हो रहा, ना इसमें सेट हो रहा, ना इसमें सेट हो रहा, तो सबको किस में डाल देना? रीति बोधक में डाल देना। ध्यान रखना, ये नहीं हर किसी को डाल देना, आपसे जो हल नहीं हो और उसको जाके कह दो रीति बोधक, ऐसा नहीं है। लिखो, लिखो, ऐसे शब्द, कौन से ऐसे शब्द है? क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द
क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के संपन्न होने की रीति, संपन्न होने की रीति, ब्रैकेट में ढंग, रीति का अर्थ क्या है यहां पर? ढंग या तरीका का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। लिख लिया? नोट, क्रिया से कैसे प्रश्न करने पर उत्तर में निम्नलिखित शब्द प्राप्त होते हैं। क्रिया से कैसे, कैसे को सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद करना, क्रिया से कैसे, और यहां पर कितना को करना था, और यहां पे कहां और किधर को करना था। तो रीति में क्या लिखा है? क्रिया से कैसे प्रश्न करने पर, बोलो ना, क्रिया से कैसे प्रश्न करने पर निम्नलिखित शब्द प्राप्त होते हैं, जैसे अचानक, एकाएक, अकस्मात, सहसा, एकदम, धीरे, तेज, मंद, ऐसे वैसे, कदाचित, निसंदेह, यथासंभव, फुर्ती, तेज कोई बोलते हैं ना फुर्ती, आजीवन, हाँ, जी, इसलिए, नोट डालो, नोट। ऐसे उदाहरण जो कालबोधक, कौमा, स्थान बोधक और परिमाण बोधक के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे सभी उदाहरण रीतिवाचक के अंतर्गत आएंगे। देखो, पूजा धीरे धीरे चलती है, पूजा धीरे धीरे चलती है, बताओ कैसे चलती है? तो धीरे धीरे क्या रीति बोधक में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, ये चारों की पहचान मैंने आपको लिखा दी है। उदाहरण आज पॉसिबल है नहीं, तो उदाहरणों के ऊपर चर्चा कब करेंगे? कल चर्चा करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।